नमस्कार, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, बीकॉम पार्ट 3 के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ व्याख्यान में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई से संबंधित समस्त प्रावधानों के बारे में आपको बताया गया था कि किस तरीके से हम सेक्शन 15(1) के अंतर्गत और उसके बाद में रूल्स 27 से 35 तक के रूल्स के अंतर्गत हम निर्धारण करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का। समस्त हमने पूरे थ्योरेटिकल इसके एस्पेक्ट देखे थे, विभिन्न प्रोविजंस आपको देखे थे अपन ने। अब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रत्येक जो 15(1) के सेक्शन के और फिर रूल्स के अंतर्गत जितने भी न्यूमेरिकल कुछ इसके क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन देखेंगे। आज के व्याख्यान में हम सेक्शन 15 के अंतर्गत हम किस तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई का निर्धारण करते हैं, ये आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। सेक्शन 15(1) के अंतर्गत जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो अपन जानते हैं कि भाई जो प्रतिफल ही एकमात्र जो प्रतिफल होता है, कीमत ही एकमात्र प्रतिफल होती है, और जब रिलेटेड पर्सन्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं तो सेक्शन 15(1) के अंतर्गत हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निर्धारित करते हैं। और उसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है वही ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई निर्धारित करने के लिए आधार होती है। और ट्रांजैक्शन वैल्यू अपन जब निकालते हैं तो अपन ने देखा था कि विभिन्न प्रोविजंस इसके अंतर्गत होते हैं, सभी प्रकार के खर्चे उसमें जुड़े हुए होते हैं, सभी प्रकार के टैक्स उसमें जुड़े हुए होते हैं, केवल जीएसटी को छोड़ करके। और उसमें जो चीज़ नहीं जुड़ी हुई होनी चाहिए वो गवर्नमेंट से, केंद्र या राज्य सरकार से प्राप्त कोई सहायता की राशि है, वो उसमें जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बट्टा उसमें से लेस किया हुआ आना चाहिए, नहीं किया हुआ तो हम कर देते हैं, बशर्ते कि बट्टा सामान्य नियमों के अनुसार दिया जाता है। तो जो भी इनवॉइस वैल्यू होती है उसके ऊपर जितना परसेंटेज होता है उतना बट्टा अपन माइनस कर देते हैं। इसके अलावा अपन ने ये भी देखा था कि यदि कोई जीएसटी सहित अगर कोई मूल्य दिया हुआ होता है तो जो वैल्यू ऑफ निर्धारित टैक्सेस, विभिन्न प्रकार के खर्चों को जोड़ने घटाने आदि करने के बाद जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आती है उसमें यदि इंक्लूडिंग टैक्स है तो अपन 12/112 या 18/118 या 28/118 करके, वो जितना 28 करके जितना भी उसकी टैक्स होती है वो उसमें से माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाती है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जो कि अपने विस्तृत नियम अपन पढ़ चुके हैं पीछे, उसके आधार पर अपन देखते हैं आज। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने है, ये कहता है धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार अपने को आपूर्ति मूल्य ज्ञात करना है और आपको मशीन का मूल्य दिया हुआ है 12% जीएसटी सहित है। ध्यान दे, जीएसटी सहित है 15 लाख रुपए, और इस विजयक मूल्य में यानी एक इनवॉइस प्राइस है ये, और इसमें ये शामिल है। ध्यान दे, ये शामिल है सब चीजें। क्या कहता है? सीजीएसटी टैक्स के अलावा बाकी सारे टैक्स, ठीक है, शामिल है तो शामिल रहने चाहिए सभी प्रकार के टैक्स। दूसरी बात इसके अंतर्गत क्या दिया है, ये एक तो ये इसमें शामिल है, इसके अलावा ये कहता है कि इसमें तुलाई और लदाई वे शामिल है, स्थापना पूर्व नियोजन के परीक्षण शुल्क शामिल है, निरीक्षण शुल्क शामिल है। तो ये सभी शुल्क इसके अंदर शामिल है। चलिए साहब, शामिल है तो अपने को ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं तो अपने को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो अन्य जो सूचनाएं हैं वो क्या कहती हैं। अन्य सूचनाएं इसमें ये बताती हैं कि पिछड़े क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता राशि 51,000 रुपये है। तो ये जो राशि है इसके बारे में भी अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये राशि
में ये है कि जो केंद्र सरकार की सहायता वगैरह है ये इसमें नहीं जुड़ती है, क्योंकि केवल जो अन्य पक्ष द्वारा यानी थर्ड पार्टी से जो सहायता मिलती है वो जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो बट्टा है वो अलग से दिखाया गया है बीजक में, तो ये हम माइनस करते हैं। तो अब ये इसका जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है नीचे अपन ने, ये देखिए। अब ये इनवॉइस वैल्यू जो है वो 15 लाख रुपए है, उसमें वो खर्चे सब जुड़े हुए थे, तो बिल्कुल ठीक है, जुड़े हुए रहने चाहिए। अब सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त सहायता को हमने ऐड करते नहीं है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये 15,50,000 रुपये आ गया। बट्टा जो है वो माइनस किया जाता है, तो बट्टे को 24,000 को माइनस कर दिया। अब जो 15,26,000 आया, ये टैक्सेबल, इसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग टैक्स है ये, क्योंकि उसने पहले बता दिया है ऊपर इंक्लूडिंग टैक्स है, ये जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, तो हम इसका 12/112 करके इसको माइनस कर देंगे, तो ये 13,62,500 टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन आपका प्रथम नंबर का क्वेश्चन था, इसकी हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। इसके अंदर आपको कुछ नोट्स के रूप में ये बता देना है कि भाई ये जो सहायता है, इसमें जैसे अपन ने लिखा है, 2-3 बातें लिखी हैं कि इसके अंदर जीएसटी के अलावा सभी प्रकार के कर चूंकि उसमें जोड़ते हैं, तुलाई व्यय, लदाई व्यय, परामर्श शुल्क, परिक्षण शुल्क, ये सब निरीक्षण व्यय सारे आपूर्ति मूल्य के अंग होते हैं, और चूंकि वे जुड़े हुए हैं इसलिए इनको फिर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जो अन्य पक्ष द्वारा कोई भी जो सब्सिडी दी जाती है वो हम जोड़ते हैं, विदेशी सरकार से प्राप्त सब्सिडी को जोड़ते हैं, लेकिन केंद्रीय और राज्य सरकार से प्राप्त सहायता को नहीं जोड़ते हैं, तो इसलिए हमने अन्य पक्ष की जोड़ दिया। बट्टा जो है वो बीजक मूल्य और जीएसटी सहित होता है, तो बट्टा तो घटाया जाता है ना, तो इसलिए उसको हम घटा दिया, और चूंकि बीजक मूल्य कर सहित है इसलिए कर की दर अपॉन 100 प्लस कर की दर इंटू जो राशि से गुणा किया, तो वो कर आया, टैक्स आया जो उसमें इंक्लूड है, वो घटाने के बाद में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें पूरे रीजनिंग इसकी देनी है, और एक सिंपल सी बात है, जो अपन जो भी प्रावधान है उनको फॉलो करते हैं तो ये एक कैलकुलेशन टैक्सेबल वैल्यू, ये आपके सामने एक नमूना था कि ये किस तरीके से हम क्या चीज़ हम जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो जो चीज़ उसमें ऑलरेडी शामिल है उसको हम जोड़ देते हैं, उसको जुड़ा हुआ है तो उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर वो जुड़ता है तो, और यदि कोई चीज़ नहीं जुड़ी हुई है तो हम जोड़ देते हैं, और बट्टे को तो हम घटाते ही हैं। अब हम क्वेश्चन एक और लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये जो राशि है इसमें ये बताता है कि जो बीजक मूल्य है वो कर रहित है। मशीन का जो इनवॉइस प्राइस दी गई है 18 लाख रुपए, उसमें कर शामिल नहीं है। कौन सा? जीएसटी कर शामिल नहीं है। अब ये कहता है इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। पैकिंग की लागत शामिल होती है हमेशा, ध्यान रहे, हमेशा ही शामिल होती है पैकिंग की लागत। डिजाइन एंड डेवलपमेंट वे शामिल होते हैं, कोई स्थापना पूर्व के नियोजन संबंधी परामर्श शुल्क सभी शामिल होते हैं। तो शामिल रहे तो ठीक है, शामिल है तो आपको दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये परीक्षण वे जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं 9000, तो आपको दोबारा शामिल करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे स्पष्ट दे दिया कि ये इसमें शामिल नहीं है। शामिल नहीं है तो हमें शामिल करने हैं, यदि करने वाले हैं तो ठीक है। तो ये क्या शामिल नहीं है? एक तो आपूर्ति के द्वारा अलग से वसूल किए गए कर जो कि सीजीएसटी एसजीएसटी के अलावा है, ये शामिल नहीं है 18,000, तो अब करेंगे 18,000 अब शामिल करेंगे भी नहीं है, तो क्योंकि उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी के अलावा बाकी सभी प्रकार के कर जोड़ते हैं। तुलाई लदाई वे शामिल नहीं है, अब जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था क्वेश्चन में पहले प्रॉब्लम कि उसमें ये सम्मिलित थे और अब सम्मिलित नहीं है तो अब कर देंगे। निरीक्षण शुल्क सम्मिलित नहीं है तो अब कर देंगे। सुरक्षित परिवहन के लिए प्राप्तकर्ता से अनुरोध पर विशिष्ट पैकिंग की लागत, तो उस लागत का भी उसने अलग से पैसा वसूल किया है, तो वो 22,500 रुपये ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है,
और एजेंट के को आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया गया कमीशन है, तो ये भी इसमें एक खर्चा है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी प्रकार के खर्चे इसमें ऐड होते हैं। तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अन्य सूचनाएं कोई भी हैं, ये अन्य सूचनाएं ये बताती हैं कि ये भी इस चीज़ के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, यही माना जाता है, क्योंकि जो है स्पष्ट हैं और नहीं हो तो बता दिए। अब इसके अलावा जो सूचना दी गई है वो ये है कि जैसे फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेबल बाई द सप्लायर बट पेड बाई द रेसिपिएंट, है ना। तो एक्चुअल में तो उसको आपूर्तिकर्ता के तरफ लेकिन उसको चुकाया प्राप्तिकर्ता ने। तो ये अपने बताया था स्पष्ट नियम में कि इस प्रकार के कोई भाड़ा और बीमा जो आपूर्तिकर्ता की ओर से होना था लेकिन उसको अगर रेसिपिएंट ने किया तो वो भी उसमें ऐड होता है। तो 1,20,000 रुपये अपने को ऐड करने हैं। पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता राशि है, सब्सिडी है, इसको ऐड नहीं करेंगे ना। लेकिन थर्ड पार्टी से कोई सहायता राशि मिलती है तो उसको ऐड करेंगे, तो 30,000 रुपये ऐड कर दिए जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद में जो इसने बात और दी है कि माल का आपूर्तिकर्ता 30 दिन की उधार देता है, इसके बाद भुगतान पर ब्याज वसूल करता है और प्राप्तकर्ता ग्राहक से ब्याज वसूल किया गया 9,000 रुपये। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल नियम बताया था कि डिलेड पेमेंट कोई भी होता है उस पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी आपूर्ति मूल्य का भाग होता है। तो हम 9,000 रुपये ये भी इसकी राशि में जोड़ेंगे, क्योंकि ये पैसा जो उसने इससे वसूल किया है वो भी एक तरह से सेल की तरह ही माना जाता है, और इसको अपन 9,000 प्लस कर देंगे। माल का आपूर्तिकर्ता माल के बीजक मूल्य में से 2% का बट्टा प्रदान करता है जो कि बीजक में दर्ज किया जाता है। तो बिल्कुल नियम के अनुसार है, वो अलग से शो भी होना चाहिए, और इसलिए डिस्काउंट 2% जो होता है हमेशा इनवॉइस प्राइस का होता है। ध्यान रहे, जो आपको शुरू में सूची मूल्य है इनवॉइस प्राइस दिया जाता है, जैसे 18 लाख रुपए है, तो इसके ऊपर 2% की दर से, चाहे ये कर रहित है सहित है, जो मूल्य दिया जाता है बीजक मूल्य, उसके ऊपर अपन परसेंटेज है वो निकालते हैं, अगर आपको अलग से नहीं दिया गया है तो। इसके बाद में देखिए ये राशि अपनी जो है वो जितनी अपन आएगा इस सॉल्यूशन में अपन देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको नियम बताया उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम नंबर सेकंड नंबर की जो प्रॉब्लम है ये अपन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे 18 लाख था, उसमें अपन ने बताया कि भी ये सभी प्रकार के टैक्सेस जुड़ेंगे 18,000। उसके बाद में जो उसकी तुलाई वे वगैरह है वो भी जुड़ेगा 15,000 रुपये। इंस्पेक्शन चार्जेस 4.5 जुड़ेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ स्पेशल जो पैकिंग है वो भी जुड़ेगी। फिर कमीशन टू एजेंट भी जुड़ेगा। उसके बाद में फ्रेट इंश्योरेंस पेड बाय द रेसिपिएंट भी जुड़ेगा। फिर सब्सिडी फ्रॉम द थर्ड पार्टी जुड़ेगी, और इंटरेस्ट चार्जेज ऑन डिलेड पेमेंट है 9,000 भी जुड़ेगा। इस तरीके के सभी राशि 2,28,000 जोड़ होता है, तो 20,28,000 रुपये की राशि आई। क्योंकि इसमें जीएसटी का इंक्लूशन नहीं है इसलिए इसमें से टैक्स को तो माइनस करेंगे, लेकिन डिस्काउंट को माइनस करेंगे। डिस्काउंट की राशि 2% की दर से, वो मैंने कहा आपको हमेशा आप ध्यान रखें इनवॉइस प्राइस पर ही निकालते हैं, तो 2% की दर से 36,000 आ गया। ये माइनस करने पर 19,92,000 रुपये आता है। ये टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू आ जाती है 19,92,000 रुपये। तो अभी इसका आपको कुछ रीजनिंग स्पष्टीकरण देना है, तो वो वही बात है कि किराया भाड़ा बीमा जो आपूर्तिकर्ता के प्राप्तिकर्ता ने चुकाए हैं, इसलिए आपूर्ति के मूल्य ज्ञात करने के लिए जोर देते हैं। केंद्र सरकार से प्राप्त कोई भी सहायता होती है उसको हम आपूर्ति मूल्य का भाग नहीं मानते हैं, किंतु अन्य पक्ष से तो प्राप्त सहायता को आपूर्ति मूल्य का भाग मानते हैं, इसलिए उसको उसमें ऐड किया गया है। और बाकी डिस्काउंट बट्टा है वो भी हम इसका अंदर है वो माइनस करते ही हैं बीजक मूल्य पर 2% की दर से। डिलेड पेमेंट होता है वो भी आपूर्ति मूल्य का भाग माना जाता है, इसलिए उसको भी हम ऐड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि अपन ने जो है ये इस दो जो प्रॉब्लम लिए हैं उसका अपना मकसद ये है कि अपना जो सेक्शन 15(1) के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या इंक्लूजन होता है क्या एक्सक्लूजन होता है, ये सब प्रावधान अपने रिपीट हो जाएंगे और हमें ये ध्यान में अभी आ जाएगा कि भी प्रैक्टिकली हमें करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है।
ये हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15(1) के अंतर्गत हम कैलकुलेशन किया। आगे की जो प्रॉब्लम्स अपन लेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो रूल्स बेस्ड प्रॉब्लम्स अपन लेंगे। जो रूल 27 से 35 के बीच में कई तरीके के जो रूल्स, भिन्न प्रकार की जो आपूर्तियां हैं स्पेसिफाइड, उनके बारे में अपन ने किस तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट के जो आएंगे व्याख्यान उसमें अपन देखेंगे। मैं आपसे फिर बार बार कहता हूँ, मेरे जितने भी आपके सामने नोट्स आ रहे हैं, मैं इस स्क्रीन पर आपके नोट्स आपके साथ चल रहे हैं, आप वो साथ साथ उनको देख सकते हैं। यदि आप स्क्रीन वीडियो के साथ नहीं देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपके मेरे जो भी नोट्स हैं वो आप केवल नोट्स आप देख सकते हैं। और उनकी अगर आप प्रिंट निकालना चाहें प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आप इसके ऊपर भी देखना चाहते हैं मोबाइल पर, मोबाइल पर भी देख सकते हैं। तो ये आप इस सुविधा का फ़ायदा भी आप इसको अंदर उठा सकते हैं। अब तक मैं फिर आपसे कह रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं, बिल्कुल प्रावधानों के अनुसार जितने भी प्रोविजंस हैं उनको सार रूप में इन जिस्ट आपको ये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और यदि आप इन रूल्स को और इन प्रावधानों को सिलेबस के अनुसार, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके सारे वीडियोज़ हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ें। फिर उनको इन प्रैक्टिस आप जो भी हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में चल रही हैं, तो बड़ा पेशेंटली आप इसको हैंडल करें, जिससे कि अपने को रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है। आप नियमित रूप से इसका अध्ययन करेंगे और वीडियोस देखेंगे, नियमित रूप से उनको पढ़ेंगे, देखेंगे। कोई बुक भी अगर आपको मिल रही है तो आप अपने साथियों से, सीनियर साथियों से उसको भी, एक बार नई बुक अभी आनी है लेकिन पुरानी बुक से भी आप काम चला सकते हैं। उसमें जो भी प्रोविजंस चेंज होंगे उसको अपन बाद में किसी एक व्याख्यान में डिस्कस कर लेंगे, एक या अधिक व्याख्यान में। बाकी जो एक बार बेस के रूप में आप उससे हेल्प ले सकते हैं। फिर भी कोई ऐसी कमी है वो आपको नहीं रहने दी जाएगी। ऑल द बेस्ट।